student, I am Ajay. I am here with a new topic, wave nature of matter. In the previous lecture, we was discussed about experimental study of photoelectric effect. मीन्स हमने वहां पे देखा था, उस इफेक्ट में देखा था कि जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है. यू नो दैट आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, पोलराइजेशन के बारे में. मीन्स वहां पे तो हमने ये देखा था कि जो रेडिएशंस है, जो लाइट है, उसका यू नो दैट वेव नेचर होता है. वो देखा हमने कहां पे, इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में एंड पोलराइजेशन में. अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि उस रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है. वो एक ये पार्टिकल के फॉर्म में भी आगे मूव करता है. इसको हम कम्पटोन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. यू नो दैट तो हमने ये अब तक तो ऐसे ही देखा था, मतलब 1905 से पहले क्या देखा था कि जो रेडिएशंस हैं उसका डुअल नेचर होता है. मतलब रेडिएशंस जो है वो वेव नेचर को भी शो करती है और साथ साथ पार्टिकल नेचर को भी शो करती है. ठीक है, कौन रेडिएशन करता है ऐसा हम मानते थे 1905 से पहले. उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रो, यू कैन से इट डी ब्रोगली. इन्होंने यहां से सजेस्ट किया कि जो मटेरियल पार्टिकल है उसका भी डुअल नेचर होता है. बिकॉज इन्होंने बताया था नेचर में सिमेट्री है. बोलने का मतलब है कि अगर रेडिएशंस जो है इसका डुअल नेचर हो सकता है, मतलब वेव, और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो जो मैटर है हमारे आसपास की ये चीजें हैं, हम हैं, आप है, एक बॉल है, मार्कर है, एक एटम है छोटे से छोटा, उसका यू नो दैट जो इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल छोटा छोटा, यू नो दैट उसका भी डुअल नेचर होगा. सो यू नो दैट इन्होंने ये बताया था कि जो आपके पास कोई भी मटेरियल, ये पार्टिकल है, ये कैन बिहेव बोथ एज वेव एंड एज वेल एज अ पार्टिकल. मतलब इन्होंने यहां से हमको ये बता दिया कि जो भी आपके पास पार्टिकल है, मटेरियल है, वो भी एक वेव के ये जैसे मूव कर सकता है. तो यहाँ पे ये जैसा कि यू नो दैट डी ब्रोगली ने हमें ये बताया कि कोई भी मैटर वेव है उसका डुअल नेचर हो सकता है. लाइक एज ये मार्कर, अगर इसको हम यू नो दैट मूव करवाते हैं तो इसका पार्टिकल नेचर भी होगा और साथ ही साथ वेव नेचर भी होगा. इसके आसपास ये वेव के ये जैसे मूव करेगा. ये बताया था डी ब्रोगली ने. इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी सपोर्ट किया था. तो आइए हम यहाँ पे ये देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. तो यू नो दैट यू हैव राइट हियर, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली the matter or particle associated with wave as well as particle such as dual nature. ठीक है, यहां से इन्होंने ये क्या ये बताया था कि कोई मैटर वेव है उसका भी डुअल नेचर होता है. यू नो दैट अकॉर्डिंग टू, हम लिखे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फोटॉन्स द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, कितनी होती है फोटोन के अकॉर्डिंग, ई इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, एच न्यू. इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, उसके ये बाद अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग यू नो दैट ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एमसी स्क्वायर के. इसको मान लेते क्वेश्चन नंबर सेकंड. एक हमने ये लिखा अकॉर्डिंग टू ये फोटोन्स, आप ऐसे लिखते थे ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एक हम यहाँ पे लिखते हैं ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर. अगर इनको हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, अगर ये आपस में इक्वल है तो इसको भी हम एक दूसरे के इक्वल यहाँ पे ये लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है, अब नाउ आपको ऐसे ही पता है न्यू किसके इक्वल होता है, c बाय
लैम्डा की। सो हम यहाँ पे लिख देंगे mc स्क्वायर इज इक्वल टू h एंड c बाय लैम्डा। ठीक है, यहां से इसके स्क्वायर से ये वाला c कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यू नो दैट आपके पास यहाँ पे ये रह जाएगा mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। ठीक है, हम ये लैम्डा को ले आते हैं इधर, सो आपके पास हो जाएगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc। और यू नो दैट मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम के इक्वल होता है, तो c यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम को ना। तो p इज इक्वल टू हम यहाँ पे mc के इक्वल ये लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। सो यू नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाय p। सो अगर आपके पास ये कोई भी रेडिएशन है या ये पार्टिकल है, उसकी जो वेवलेंथ है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि अगर कोई भी ये मैटर है, अगर उसका वेव मतलब वेवलेंथ अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो उसका वेव नेचर तो होगा ही, बिकॉज वेव जो भी होती है उसका वेवलेंथ तो होता ही है। सो इसके अंदर हम अगर आपके पास कोई भी एक ये पार्टिकल है, उसका हम वेवलेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। यू नो दैट h का यहाँ पे ये मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी जो ये वैल्यू होती है आप लोग को याद होगी, h इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के इक्वल होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें, अगर आपके पास h की जो ये वैल्यू है ये तो कांस्टेंट रहती है, ये किसी भी ये पार्टिकल का मास है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इसको नोट कर ले, उसके बाद देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहां से नो दैट उसकी वेवलेंथ निकालें तो ये कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accelerated through potential difference V, then kinetic energy acquired by electrons is given by। मतलब है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स के बीम है उस पे पोटेंशियल अप्लाई किया तो उससे ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, आप लोगों ने पीछे भी लिख रखा है, हाफ mv स्क्वायर इक्वल होता था किसके, e v के। ठीक है, नाउ इसी 2 को हम ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 e v के इक्वल। जो ये आपके पास इक्वेशन है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mev। अगर इस साइड m से मल्टीप्लाई करें m का स्क्वायर हो जाए और एक m इधर आ गया। अब इसके जो स्क्वायर है जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा रूट पे, सो mv इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2mev के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्या लिखा था हमने, वहां पे लिखा था हमने क्या, वेवलेंथ जो है वो इक्वल होता था किसके, h बाय p के, मतलब मोमेंटम का मोमेंटम इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। ठीक है, नाउ जो mv लिखा हुआ है अगर इसको हम यहां पे रख दें सो क्या आएगा, देखिए आगे रखने पे लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा h डिवाइड बाय mv की जगह आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 me। अगर यहाँ पे हम इसकी ये वैल्यू रख दें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए यू नो दैट वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू h जो होता है
प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। E का ये मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और v यहाँ पे एच टी रहेगा। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो लैम्डा यहाँ से इक्वल आ जाएगा 12.27 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ v। ठीक है, इतना आ जाएगा। और इसको अगर हम एंगस्ट्रॉन में लिखें तो आपके पास यू नो दैट 1 एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के। सो ये इक्वल आ जाए लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर द रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉन की इक्वल आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है इसका यूज होगा किस लिए, वेवलेंथ को निकालने के लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास v की ये वैल्यू है, मतलब ये पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी, तो आप वहां से इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वेवलेंथ निकाल लोगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर इतना ही। इसके बाद जो आपकी ये यूनिट है इसमें आपके इतने ही ये टॉपिक थे। बात रहेगी न्यूमेरिकल्स की, तो हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।